नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग भाषाएं। तो सॉफ्टवेयर के जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो दो टाइप्स हमने समझे, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा टाइप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी कि प्रोग्राम। तीसरा पार्ट हमें समझना है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो यहां पर यह बात आप अच्छे से समझ लें कि कंप्यूटर में प्रबंधन करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को हेल्प ली जाती है, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प ली जाती है। प्रोग्रामों पर काम करने के लिए प्रोग्राम्स होने भी चाहिए, तो प्रोग्राम्स को ही एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कहा जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। तो ये समझ लीजिए कि काम करने के लिए, ऑपरेशंस करने के लिए हमें जरूरत है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की यानी कि प्रोग्राम्स की। उन सबको मैनेज करने के लिए जरूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम की यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन सॉफ्टवेयर्स को बनाया कैसे जाए, यानी कि जिन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स की हम बात कर रहे हैं या जिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की हम बात कर रहे हैं उन्हें क्रिएट भी तो किया जाता होगा। तो इन्हें क्रिएट करने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत है, यानी कि इनको बनाने के लिए भी हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। और बनाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स का यूज किया जाता है वो कहलाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यूं समझ लीजिए कि जो प्रोग्राम्स आप अपने सामने देखते हो, जो सॉफ्टवेयर्स आप देखते हो आपके सामने, वो भले ही MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो या फिर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जो आप शॉपिंग मॉल में देखते हो या किसी अकाउंटेंट के पास देखते हो या बैंक में देखते हो, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, या ट्रेन रिजर्वेशन कराने के लिए आप जो सॉफ्टवेयर देखते हो, इन सॉफ्टवेयर्स को कभी ना कभी तो क्रिएट किया ही जाता होगा। तो इन सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर्स की जरूरत होती है वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मोटे तौर पे आप ये समझ लें कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से ही सॉफ्टवेयर्स को क्रिएट किया जाता है। देखिए, सॉफ्टवेयर्स जो इस तरह से काम करते हैं तो उन्हें कभी ना कभी तो समझाया ही जाता होगा सिस्टम को कि यूजर जब इस तरह की एक्टिविटी करे तो सिस्टम को, प्रोग्राम को क्या रिस्पॉन्स देना है, यूजर अगर इस तरह का ऑपरेशन करे तो प्रोग्राम को क्या रिस्पॉन्स देना है। तो कुल मिला के प्रोग्राम बनाने के लिए कंप्यूटर को कुछ ना कुछ तो समझाया जाता है, और समझाने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं वो कहलाती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। यहां पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि कंप्यूटर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो इसे केवल निर्देशों के रूप में दो ही बात चीजें समझ में आती हैं, वो है 0 और 1। कंप्यूटर देखिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होने के कारण सिग्नल्स पर बेस्ड है। डेटा इसके पास, आप भले ऑडियो स्टोर करें इसके अंदर या वीडियो स्टोर करें या टेक्स्ट स्टोर करें, हमें ऑडियो सुनाई देता है, वीडियो हम देखते हैं, टेक्स्ट भी हम लोग देखते हैं। हम लोगों को टेक्स्ट की तरह दिखता है, ऑडियो की तरह सुनाई देता है, वीडियो की तरह दिखता है। लेकिन सच बात यह है कि कंप्यूटर सिस्टम में ये सारा डेटा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होता है, क्योंकि सारा डेटा सिग्नल्स के फॉर्म में ही इसके पास आता है, सिग्नल्स के फॉर्म में ही ये डेटा देता है। और सिग्नल बनते हैं 0 और 1 से। याद रखिएगा, सिग्नल्स आर यूजुअली, डिजिटल सिग्नल्स की बात कर रहा हूं मैं, डिजिटल सिग्नल्स आर यूजुअली क्रिएटेड थ्रू 0 एंड 1। तो यहाँ पर जो भी डेटा कंप्यूटर के पास होता है दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1। और कंप्यूटर सिस्टम इनफैक्ट 0 और 1 के अलावा कुछ समझ सकता भी नहीं है। कंप्यूटर सिस्टम को देखा जाए तो एक ही भाषा समझ में आती है, वो है 0 और 1। तो कंप्यूटर सिस्टम को समझाने के लिए शुरुआत में सबसे पहले शुरुआती समय में जिस पहली प्राथमिक भाषा का प्रयोग किया गया था वो स्वाभाविक ही यही भाषा थी, 0 और 1। और इस 0 और 1 की भाषा को हम मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, मशीन लैंग्वेज यानी कि कंप्यूटर की खुद की लैंग्वेज, कंप्यूटर की खुद की भाषा जो कि 0 और 1 से मिलकर बनी हुई होती है। इसे ही बाइनरी लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है, बाइनरी भाषा जो कि 0 और 1 से मिलकर बनी हुई होती है। तो क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम वास्तविकता में केवल 0 और 1 की भाषा ही समझ सकता है, इसलिए कंप्यूटर सिस्टम के शुरुआती समय में कंप्यूटर सिस्टम को समझाने के लिहाज से जिस भाषा का सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो भाषा थी या है बाइनरी लैंग्वेज के नाम से जानी जाती है। इस चार्ट में आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषाओं में सबसे पहली कैटेगरी रखी गई है मशीन भाषाएं, जो मैंने आपको बताया मशीन लैंग्वेज। मशीनी भाषा कंप्यूटर की आधारभूत यानी कोर लैंग्वेज है, बेसिक भाषा है। यह केवल 0 और 1 दो अंकों के प्रयोग से ही लिखी जाती है, 0 और 1 से ही समझी जाती है। तो देखिए, कंप्यूटर समझता भी 0 और 1 है, और अगर आप निर्देश भी 0 और 1 में ही दोगे तो इसे किसी कन्वर्टर की जरूरत नहीं है। मतलब
यूं समझ लीजिए कि अगर आपको बंगाली भाषा आती है, हिंदी नहीं आती मान लीजिए, और अगर आपको बंगाली आती है और मैं बंगाली बोल रहा हूँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपको सिर्फ बंगाली आती है और मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं हमें कन्वर्टर की जरूरत पड़ेगी जो मेरी हिंदी भाषा को आपको बंगाली में समझाए और आपकी बंगाली भाषा मुझे हिंदी में समझाए। तो जब कंप्यूटर सिस्टम को समझ में ही 0-1 आता है और हम निर्देश भी 0-1 में देंगे तो देयर इज नो नीड टू हैव अ कन्वर्टर ओवर देयर, तो वहां पे किसी प्रकार के कन्वर्टर की जरूरत नहीं है। यही बात यहाँ लिखी हुई है, इसे किसी अनुवादक प्रोग्राम की जरूरत नहीं होती है। यहाँ पर मैं समझा दूं कि 0 और 1 के थ्रू कंप्यूटर सिस्टम को समझाना बहुत ज्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड वर्क है। अभी मैं आपसे कहूं, अपन एक प्रैक्टिकल बात करें, मैं आपसे बोलूं कि पानी को हम 10-101 बोलेंगे आज से, चाय को हम 10-1000 बोलेंगे आज से, तो ये प्रैक्टिकली चीजों को याद करना लगभग नामुमकिन के बराबर है। तो ये बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं कही जा सकती। इसीलिए आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अब पूरी तरह से, आज के समय की हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पूरी तरह से अब इंग्लिश बेस्ड हो चुकी हैं। इंग्लिश बेस्ड मतलब उसमें इंग्लिश शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश कीवर्ड्स का प्रयोग किया जाने लगा है। तो अब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इंग्लिश कीवर्ड्स का यूज करने लगे हैं तो हमें कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि कंप्यूटर आजकल इंग्लिश समझने लगा है। देखिए, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सिग्नल्स पर आधारित है। वो पहले भी 0-1 ही समझती थी, वो आज भी 0-1 ही समझती है। बस फर्क ये है कि हमने अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए जल्दी जल्दी निर्देश दे सकें, इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डेवलप कर ली हैं जिसमें हम लिखते हैं इंग्लिश कोड वर्ड्स, लेकिन कंप्यूटर को वो इंग्लिश कोड वर्ड समझ में नहीं आते हैं। वो फिर कन्वर्टर की सहायता से उन्हें 1-0 में परिवर्तित कर लेता है और फिर जो आउटपुट, वो जो रिस्पॉन्स वो 1-0 के कोड वर्ड में देता है, हमारा कन्वर्टर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके हमको समझा देता है। तो वो जिन लैंग्वेजेस की मैं बात कर रहा हूं वो उच्च स्तरीय भाषाएं हैं जिन्हें हम हाई लेवल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। फिलहाल हम शुरुआती स्टेप पे वापस आते हैं। मैंने आपको ये बताया कि कंप्यूटर सिस्टम को केवल 0-1 समझ में आता है। तो शुरुआती समय में जब उच्च स्तरीय भाषाएं नहीं होती थी तो उस समय कोई विकल्प नहीं था, हमें कंप्यूटर से बात करने के लिए, कंप्यूटर को समझाने के लिए 0 और 1 का इस्तेमाल करना ही होता था। इसके अलावा हमारे पास कोई चॉइस बिल्कुल भी नहीं थी। अब कंप्यूटर सिस्टम को जब हम 0 और 1 के थ्रू निर्देश देने लगे, 0 और 1 के माध्यम से समझाने लगे, तो कंप्यूटर उन बातों को समझने लगा। लेकिन ये हमारे लिए परेशानी थी कि हम हर एक बात को 0 और 1 में पहले कन्वर्ट करें, फिर सिस्टम को इंस्ट्रक्ट करें, तो वो बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाती थी। तो उसके बाद डेवलप हुई असेंबली लैंग्वेजेस। असेंबली लैंग्वेजेस में ये मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूं ताकि आप ये नोट कर सकते हैं मशीनी भाषाओं की विशेषताएं। मशीनी भाषाएं यानी मशीन लैंग्वेज, बाइनरी लैंग्वेज, इन्हें आप नोट कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं असेंबली लैंग्वेज के बारे में। तो असेंबली लैंग्वेज में 0-1 का तो प्रयोग किया ही जाता था, यहां पर थोड़े बहुत निमोनिक कोड्स का प्रयोग किया गया। निमोनिक में मैं आपको बता दूं कि M साइलेंट होता है। निमोनिक कोडवर्ड्स में कुछ कोडवर्ड्स का इस्तेमाल किया गया जिनके पहले से बाइनरी कोडिंग एक कन्वर्टर के थ्रू स्टोर कर दी गई थी। कहने का मतलब यह है कि एक डिक्शनरी बनाई गई, उस डिक्शनरी में कुछ कोडवर्ड्स के बाइनरी पहले से ही सेट कर दिए गए। उदाहरण के तौर पे अगर कोई ऑपरेशन लोड कराना है तो उसका शॉर्टकट था LDA। तो LDA का जो भी कोडवर्ड रहता होगा बाइनरी में 1010 जो भी XYZ होता, XYZ तो खैर नहीं होता था, 1010 जो भी बाइनरी में कन्वर्जन होता था वो एक कन्वर्टर में स्टोर कर दिया गया और उस कन्वर्टर को नाम दिया गया असेंबलर। याद रखिएगा कि कंप्यूटर सिस्टम को 0-1 वाली भाषा ही समझ में आती है। अगर अपन 0-1 में ही निर्देश देंगे तो किसी कन्वर्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि सुविधा के हिसाब से हमने असेंबली लैंग्वेज में 0-1 के अलावा इस तरह के निमोनिक कोड्स यूज किए। अब निमोनिक कोड्स स्वाभाविक है कंप्यूटर के समझ में नहीं आएंगे क्योंकि कंप्यूटर सिस्टम को 0-1 के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। तो असेंबली लैंग्वेज के साथ एक कन्वर्टर प्रयोग में लिया गया, उस कन्वर्टर को कहा जाता है असेंबलर। उस असेंबलर में इस तरह के कोड्स और उनके बाइनरी मीनिंग्स को पहले से ही स्टोर कर दिया गया। ये एक डिक्शनरी की तरह आप समझ लीजिए, डिक्शनरी की तरह। तो होता यह था कि असेंबली भाषा में हम लोग इस तरह के LDA जैसे कुछ कोडवर्ड्स का इस्तेमाल करते थे और असेंबलर उन्हें बाइनरी में कन्वर्ट करके सिस्टम को समझा देता था। उसी प्रकार सिस्टम जो रिस्पॉन्स देता था बाइनरी में, असेंबलर उन्हें वापस इंग्लिश में कन्वर्ट करके हमको समझा देता था।
तो असेंबली लैंग्वेज में बहुत हद तक बाइनरी का भी यूज किया गया और इस तरह के कोड वर्ड्स का भी यूज किया गया। अब कोड वर्ड्स का इस्तेमाल होने के कारण ये लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज की तुलना में थोड़ी आसान हो गई, क्योंकि मशीन लैंग्वेज में तो 0 और 1 के अलावा कुछ था नहीं, तो यहाँ 0 1 भी थे और 0 1 के अलावा इस तरह के कोड वर्ड्स भी थे। इनको मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि आप इन्हें नोट कर सकते हैं। जब असेंबली लैंग्वेज को बहुत ज्यादा सक्सेस मिली और लगा कि हाँ इससे बहुत ज्यादा हमको सुविधा हुई है, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस डेवलप की गई। हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में मैं आपको बता दूं कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में पूरी तरह से इंग्लिश कीवर्ड्स का ही प्रयोग किया जाने लगा था, क्योंकि 0 1 में हमको कभी भी सुविधा नहीं रही है। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में डिक्शनरी डेवलप की गई और यूजुअली 2 तरह की डिक्शनरीज डेवलप की गई, पहली कंपाइलर और दूसरी इंटरप्रेटर। यहां मैं इन दोनों के डिफरेंस अभी आपको बता दूंगा। फिलहाल आप यूं समझ लीजिए कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम लोगों को निर्देश इंग्लिश में ही देने होते हैं और ये इनमें लगे हुए कन्वर्टर उन इंग्लिश कीवर्ड्स को बाइनरी में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक वैसे ही सिस्टम से जो रिस्पॉन्स उन्हें बाइनरी में रिसीव होता है वो इंग्लिश में कन्वर्ट करके हमें बता देते हैं। कई लैंग्वेजेस आपने नाम सुन रखे होंगे, जैसे बेसिक, बिगिनर्स, ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड, कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, फोर्ट्रान, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, पास्कल वगैरह, C++, ये सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। अगर आप इनके थ्रू प्रोग्राम्स क्रिएट करते हो तो आपको बाइनरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओनली यू हैव टू राइट इंग्लिश कीवर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स। उनके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नियम के हिसाब से आपको इंग्लिश कीवर्ड्स लिखने होंगे और वो इंग्लिश कीवर्ड्स को इनमें लगे हुए कंपाइलर या इंटरप्रेटर कन्वर्ट कर देते हैं 0 और 1 में। कंप्यूटर सिस्टम को 0 और 1 के फॉर्म में वो निर्देश दे दिए जाते हैं। ठीक उसी तरह से वहां कंप्यूटर से जो 0 और 1 में निर्देश जो आउटपुट हमें प्राप्त होता है वो ये इंग्लिश में कन्वर्ट करके हमको बता देते हैं। कुल मिला के यहाँ पर भी स्वाभाविक है, क्योंकि हम बाइनरी 0 1 का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर कन्वर्टर प्रोग्राम की आवश्यकता तो है ही। अब मैं आपको बता दूं कि कन्वर्टर के फॉर्म में कंपाइलर और इंटरप्रेटर यूज में लिए जाते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है तो बहुत अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में खास अंतर यह है कि इंटरप्रेटर एक समय में केवल एक लाइन के इंग्लिश शब्दों को बाइनरी में ही परिवर्तित करता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि ये कुछ हमने इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, मान लीजिए कि पैराग्राफ इंस्ट्रक्शंस का है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पहले पहली लाइन के इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन के इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी लाइन के इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। जबकि कंपाइलर की कैपेसिटी क्या होती है कि ये पूरे पेज के सारे निर्देशों को एक ही बार में बाइनरी में कन्वर्ट करने की क्षमता रखता है। मतलब यूं समझ लीजिए कि आप कंपाइलर ज्यादा कैपेबल है, इसकी स्पीड ज्यादा है, क्योंकि ये एक ही समय में पूरे पेज के पूरे प्रोग्राम के निर्देशों को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता है, जबकि इंटरप्रेटर एक समय में केवल एक ही लाइन, एक ही निर्देश को बाइनरी में कन्वर्ट कर पाता है। तो कई हाई लेवल लैंग्वेजेस कंसिस्ट होती हैं कंपाइलर से, कई हाई लेवल लैंग्वेज कंसिस्ट होती हैं इंटरप्रेटर से। दोनों में समानता यह है कि दोनों का ही काम है इंग्लिश कीवर्ड्स को बाइनरी में कन्वर्ट करना और ठीक उसके विपरीत बाइनरी कीवर्ड्स को इंग्लिश में कन्वर्ट करना। लेकिन असमानता जो मैंने आपको बताई, कंपाइलर फास्ट है, एक ही टाइम में सारे इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट कर सकता है, जबकि इंटरप्रेटर फास्ट नहीं कहा जा सकता, ये एक टाइम में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट कर सकता है। लैंग्वेजेस की नेक्स्ट कैटेगरी हमको समझनी है, जो कि है 4th जनरेशन लैंग्वेजेस, जिसे हम यूजुअली 4GL के नाम से जानते हैं। अभी मैंने आपको हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में बताया कि हाई लेवल लैंग्वेजेस में हमें बाइनरी लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओनली मेयरली वी हैव टू राइट इंग्लिश कीवर्ड्स और जो हाई लेवल लैंग्वेजेस में कंपाइलर या इंटरप्रेटर होते हैं वो उन इंग्लिश कीवर्ड्स को बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। अब इसके बाद 4GL लैंग्वेजेस भी कंपाइलर यूजुअली कंपाइलर से ही कंसिस्टेड होती हैं, यहां पर भी इंग्लिश कीवर्ड्स ही लिखे जाते हैं, लेकिन इन्हें 4GL इसलिए कहा जाता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में फास्ट लैंग्वेजेस हैं और स्मार्ट कही जा सकती है। स्मार्ट मतलब इनमें एरर ढूंढना, एरर फाइंड आउट करना बहुत ज्यादा इजी होता है और इनके एडिटर्स यूजुअली इतने स्मार्ट होते हैं कि छोटी मोटी मिस्टेक्स जो हम प्रोग्रामिंग में करते हैं वो लगभग खुद ही सही कर देते हैं। जैसे गलती से हमने स्पेस नहीं छोड़ा या कोई कीवर्ड हम लोग को याद नहीं आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली हम लोगों को स्मार्टली वो हिंट दे देंगे, या जैसे ही आपने कंट्रोल के साथ एंटर करा तो वो ऑटोमेटिकली कोड को टाइप कर देंगे।
तो 4GL का मतलब ऐसी स्मार्ट लैंग्वेजेस से है जो हाई लेवल होने के कारण, हाई लेवल उनको इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि इंग्लिश कोड वर्ड लिखना है, लेकिन हाई लेवल के कंपैरिजन में ये ज्यादा फास्ट है। और यूं समझ लीजिए कि यहाँ पर बहुत सारा कोड कम समय में किया जा सकता है, बहुत सारी कोडिंग हम कम से कम टाइम में कर सकते हैं क्योंकि इनमें एरर्स फाइंड आउट करना बहुत इजी होता है। स्मार्ट एडिटर्स होने के कारण छोटी मोटी मिस्टेक्स को ये ऑटोमेटिकली मैनेज कर लेते हैं, मैनेज करना इन द सेंस उसको खुद ही रीड आउट कर देते हैं, खुद ही सही कर लेते हैं। यही बात यहाँ पर समझाई हुई है कि चतुर्थ पीढ़ी की कंप्यूटर भाषाएं 4GL का एक समूह है जो मानव भाषा, विचार तथा अवधारणा के रूप में तृतीय पीढ़ी की कंप्यूटर भाषाओं की तुलना में तेजी से तथा सरलता से परिणाम प्राप्त करने का प्रयास करती हैं। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करता हूं ताकि आप इसको नोट भी कर सकें। जैसा मैंने आपको बताया कि 4GL लैंग्वेजेस के एडवांटेजेस, 4GL लैंग्वेजेस की भाषा को सीखना सरल है क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली होती हैं और इसमें सॉफ्टवेयर का विकास करना आसान है। आसान इन द सेंस ऐसा है कि यूजर फ्रेंडली होने के कारण, स्मार्ट एडिटर होने के कारण और बहुत सारी चीजें रेडीमेड होने के कारण, टूल बॉक्स वगैरह की फैसिलिटी मिलने के कारण, ऑटोमेटिक कोडिंग जैसी फीचर्स होने के कारण। ऑटोमेटिक कोडिंग से मतलब ये है कि आप केवल ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू, आप केवल ड्रैग और ड्रॉप करें किसी टूल को, उसकी कोडिंग ऑटोमेटिकली रीराइट हो जाती है। तो इस तरह के फीचर को ऑटोमेटिक कोडिंग राइटर भी कहा जाता है। तो इसलिए इस तरह के सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेनिफिट ये है कि कम टाइम का कंजम्पशन किए, कम एफर्ट्स लगाए, बहुत कम कोडिंग के थ्रू डेवलपमेंट बहुत ज्यादा किया जा सकता है। जबकि पहले ऐसा होता था कि कोडिंग बहुत सारी करनी पड़ती थी और आउटपुट हमें थोड़ा सा मिलता था। टेक्सचुअल इंटरफेस के साथ ग्राफिकल इंटरफेस तो खैर इनमें होता ही है। प्रोग्रामरों की चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं के विकल्प उपलब्ध होते हैं। भाषाओं के विकल्प मतलब अब रीजनल लैंग्वेजेस में भी आपको ये चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। तो भाषाओं के विकल्प कई ज्यादा हैं। भाषाओं में, चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं में यानी 4GL में प्रोग्रामिंग में कम निर्देश लिखने होते हैं। जैसा मैंने पहले आपको बताया था कि निर्देश कम लिखने होते हैं, आउटपुट हमें काफी बड़ा मिलता है। भाषाओं की उपलब्धता कठिन है। जैसा मैंने आपको बताया कि लैंग्वेजेस की वैरायटी बहुत ज्यादा अवेलेबल है और रीजनल लैंग्वेजेस में भी हमको इसके बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ओवरऑल बात यह है कि इन सारी जितनी भी तरह की लैंग्वेजेस हैं उन्हें 4 तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले मशीन लैंग्वेज, जिसमें हमें इंस्ट्रक्शन भी 0-1 में देने होते हैं, कंप्यूटर समझता भी डायरेक्टली है इसको, किसी तरह के कन्वर्टर की कोई जरूरत नहीं होती। सेकेंडली, मशीन लैंग्वेज के बाद डेवलप हुई असेंबली लैंग्वेज। इसमें कुछ इंग्लिश कीवर्ड्स का प्रयोग किया गया और इंग्लिश कीवर्ड्स होने के कारण कन्वर्टर की जरूरत थी, तो इसमें असेंबलर नाम के कन्वर्टर का यूज किया गया। याद रखिएगा, असेंबलर कन्वर्टर को असेंबली लैंग्वेज के साथ ही यूज में लिया जाता था। उच्च स्तरीय भाषाएं यानी हाई लेवल लैंग्वेजेस, यहाँ पर हम इस काबिल हुए कि हमें बाइनरी लिखने की जरूरत नहीं होती थी, केवल हम इंग्लिश कीवर्ड्स लिखते थे और सिस्टम उन्हें इनमें लगे हुए कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर इन्हें बाइनरी में कन्वर्ट कर देते थे। मैंने आपको डिफरेंस बताया था, एक बार और याद दिला देता हूं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर इन्हीं हाई लेवल लैंग्वेजेस में यूज में लिए जाते हैं, 4GL में भी यूज में लेते हैं। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफरेंस ये है कि कंपाइलर एक ही समय में पूरे पेज के इंस्ट्रक्शंस को एक ही बार में बाइनरी में कन्वर्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है और इसके बजाय इंटरप्रेटर में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो एक टाइम में केवल एक ही इंस्ट्रक्शन को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकता है। 4GL ऑब्वियसली पूरी तरह से इंग्लिश कीवर्ड्स पर बेस्ड है। स्मार्ट लैंग्वेजेस कही जा सकती हैं, अभी के टाइम के एडवांस लैंग्वेजेस 4GL लैंग्वेजेस हैं। यूजुअली इनमें कंपाइलर का ही यूज किया जाता है और फास्ट प्रोग्रामिंग करने के लिए कम से कम निर्देशों की सहायता से बड़ा आउटपुट गेन करने के लिए बड़े से बड़ा प्रोग्राम डेवलप करने में इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बहुत ज्यादा यूज में ली जाती हैं।